नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मिशन 2022 को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। यही वजह है कि पिछले दिनों लखनऊ में संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ सरकार और संगठन की समन्वय बैठक के बाद दिल्ली में यूपी के सांसदों की बैठक बुलाई गई। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। यूपी के सांसदों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में होने वाले इस मंथन में यूपी की गद्दी को बचाने के लेकर रणनीति तैयार होगी। वहीं आने वाले दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगामी 7 और 8 अगस्त को लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस बीच नड्डा 2022 के चुनाव को लेकर सरकार के मंत्रियों से लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन इसके पहले नड्डा दिल्ली में यूपी के सांसदों की जिम्मेदारी तय कर देना चाहते हैं। तो वहीं दिल्ली में होने वाली बीजेपी सांसदों की बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस बैठक को लेकर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा आज अपने यूपी के सांसदों से यूपी की दुर्दशा व दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली तथा लखनऊ में कितनी दूरी है। भाजपा चाहे कितनी भी बैठक अब कर ले, जनता इनको उठाकर और हटाकर ही दम लेने वाली है। अब ऐसे में बड़ा सवाल, दिल्ली मंथन से निकलेगा 2022 का प्लान, दिल्ली से मंत्र मिलेगा, यूपी में जीत का तंत्र सजेगा। इन्हीं सवालों पर हम करेंगे बड़ी बहस। बहरहाल तो मंत्र दिया जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली से जब सांसद रवाना होंगे उत्तर प्रदेश के लिए तो संदेश देंगे जनता के बीच में जाकर। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेर रहा है कि सांसद जाएं तो जनता के बीच में फिर पता चलेगा। किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राकेश टिकैत भी बार बार यही दोहराते हैं। लेकिन बीजेपी अपने संगठन के तौर पर अपनी सक्रियता लगातार बनाकर रखे हुए है। बीजेपी ने अपने प्रदेश के संगठन और उसके साथ साथ वहां पर देखें पार्टी स्तर से इतर आरएसएस को अगर हम देखें तो वो भी साथ में ही लगातार काम कर रहे हैं, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कोरोना काल में चुनाव के तौर पर निकल कर आई थी, तो उसको भी कवर अप करना है। सरकार की जो योजनाएं चली, उन योजनाओं का कितना लाभ आम जनता तक पहुंचा या कौन लोग वंचित रह गए, तो किसको और उनके साथ जोड़ना है या उनको कैसे समझाना है, यह सब कुछ रणनीति का हिस्सा होगा। मौजूदा दौर में एक चुनौती है, वो खुद बीजेपी भी समझती है, क्योंकि एक परंपरा के तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में गद्दी कई बार दोहराने की बात नहीं होती है। वहां 5 साल में परिवर्तन तय होता है या फिर गठबंधन की कुछ स्थिति बन पाती है। अब यहां बीजेपी के सामने वो चुनौती इसलिए भी है क्योंकि प्रचंड बहुमत की यह सरकार थी, 300 प्लस का उनके पास आंकड़ा था। इस बार भी 300 प्लस का आंकड़ा दिया गया है, लेकिन रणनीति यह बनाई गई है कि कम से कम 300 के करीब तो सीटें जरूर निकल कर आए। लेकिन वहां बाकी पार्टियां भी अब सक्रिय हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस वक्त बहुत ही जमीनी तौर पर अपने आप को मजबूत करने की कवायद कर रही है। सिलसिलेवार तरीके से छोटे छोटे दलों के साथ, जिसमें आरएलडी है, तमाम अन्य छोटे दल हैं, उनसे भी बातचीत होने के बाद सहमति बन चुकी है या फिर सहमति बन सकती है भविष्य में। कांग्रेस अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रही है। बसपा ने भी ब्राह्मणों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। अब यहां पर जो एक और नया प्रयोग हो रहा है वो प्रयोग है ओवैसी और राजभर का। उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है और उनकी सफलता से किसका नुकसान होता है, ये भी देखना होगा। आम आदमी पार्टी भी सपा के साथ मिलकर लगातार अपने आप को यूपी में एक मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान अभी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, और उमा शंकर जी सुभाषपा की तरफ से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शबनम जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, दिल्ली बुलाकर मंथन किया जा रहा या दिल्ली से संदेश उत्तर प्रदेश के लिए दिया जा रहा, चुनौती ज्यादा लग रही है या एक रणनीति का हिस्सा है? एक पार्टी करती है ये प्रयोग, ये काम करना एक वाजिब है, जो कि हर एक पार्टी अगर वो सत्ता में है तो अपने सांसदों को, अपने जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी देती है। देखिए अतुल जी, निश्चित तौर पे 2022 का चुनाव आ रहा है और सभी राजनीतिक पार्टी को, मैं भारतीय जनता पार्टी की तो बात करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है संभवतः सभी लोग अपनी रणनीति तैयार कर रहे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी कितनी संजीदगी के साथ अपने चुनाव की रणनीति तैयार करती है और जिस तरीके से संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य रखती है, ये निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी पार्टियों को
अंदर से हतोत्साहित करती है और उन्हें बेबस करती है इस तरीके का ट्वीट लिखने के लिए, जिस तरीके का कि माननीय अखिलेश यादव जी ने लिखा है। निश्चित तौर पे जब वो सरकार की विकास कार्यों का अवलोकन करते होंगे तो उन्हें बहुत हताशा महसूस होता होगा कि किसी भी क्षेत्र में वो हाथ डालेंगे तो देखेंगे जिस तरीके से इन 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और जिस रफ्तार से हुआ है, इस रफ्तार से हतोत्साहित होना, विपक्षियों का बौखलाना स्वाभाविक है। इस पर कोई अलग टिप्पणी मेरा करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं शबनम जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दो दुर्दशा है प्रदेश की, उस दुर्दशा को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है, जनता उठाकर आपको हटाने वाली है गद्दी से। ये तंज कसा है उन्होंने ट्वीट करके। देखिए, दुर्दशा तो विपक्षी पार्टियों को दिखेगी, क्योंकि वो जानबूझकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को गरीबी का मुंह देखने के लिए बेबस करते थे। वो उन लोगों को विकास से वंचित रखते थे। आज जब जनधन योजना के अकाउंट खुलता है और सीधे डीबीटी से उनके अकाउंट में पैसा आता है, जबकि पूर्व एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि बस 15 पैसा पहुंचता है, पर उपाय कुछ नहीं ढूंढा था। उस 15 पैसा को भी उस अकाउंट में डालने का उपाय हमारी सरकार ने किया। अगर खाद्यान्न देखा जाए तो मुफ्त में राशन दुकानों पे खाद्यान्न को बांटने का काम हमारी सरकार ने कहा। और महिलाओं के लिए आज ये आजादी की लड़ाई लड़ते हैं और बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र हाशिए पे है, पर लोकतंत्र हाशिए पे तब तक रहा था जब तक कि हमारी बहनों को, माँ बेटियों को शौचालय घर में नहीं मिला था। है बहुत छोटी सी चीज सुनने में, लेकिन वो जिस तरीके से उनकी आजादी में उल्लंघन डालता था, शायद ये कान में तेल डालकर बैठे थे। और अब जब उन्हें ये ठीक है, सरकार ने, जो केंद्र की सरकार ने काम किया, प्रदेश की सरकार ने काम किया, उसके बाद उनके सांसद अब जनता के बीच में जब जाएंगे तो उन योजनाओं का जिक्र भी करेंगे। और देखिए, सबसे अहम बात यह कि तमाम पार्टियां कह रही हैं कि इनके सांसद जा नहीं सकते जनता के बीच में, लेकिन बीजेपी ने तो सीधा जवाब दिया है कि जनता के बीच में सांसद जाएंगे भी और जो हमने किया उसको बताएंगे भी और आगे के लिए सहयोग मांगेंगे भी। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं। मनोज भाई, तंज कसा है अखिलेश यादव ने, एक पार्टी अगर अपने सांसदों के साथ मंथन कर रही है तो उस पर तंज कसने की क्या जरूरत है? ये तो उनकी रणनीति का हिस्सा होगा, सभी पार्टी करती हैं, आप भी करते होंगे और आप भी करेंगे। मनोज यादव, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। उमाशंकर जी, यही सवाल आपसे भी कि अगर बीजेपी अपने सांसदों के साथ मंथन करके उनको संदेश दे रही है, अध्यक्ष उनके साथ चर्चा करके उनको जनता के बीच में जाने की बात कह रहे हैं कि जाइए और फिर से अगली चुनाव की तैयारी करिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति की जरूरत है या कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है कि जाएंगे तो कोई दिक्कत होगी? सवाल नहीं। देखिए, बीजेपी तो इसके पहले से ही तैयारी कर रही है। बीजेपी का तो बात ही छोड़िए, उसके सांसद अब उनको ये ध्यान में आया, जब चुनाव आया है तो 2 साल के बाद उनको ध्यान में आया है कि नहीं, चुनाव में हमको जाना है, अपने कामों को बताना है। क्योंकि अब तक 2.5 साल हो गया, अब तक बीजेपी के किसी सांसद कोई बता दे कि हमने अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर के क्या काम किया, तो क्या काम बताएंगे? 4.5 साल योगी जी को हो गया उत्तर प्रदेश में शासन करते हुए, यही जब सांसद जाएंगे या उत्तर प्रदेश की जनता क्या बताएगी हमने 5 साल में क्या काम किया है? एक भी काम कोई बीजेपी वाले अपना गिरा दे कि हमने यही काम किया है, इसी काम के ऊपर अपना चुनाव चिन्ह अपना हम चुनाव की राजनीति करेंगे। अब तक पूरे बीजेपी के सांसद या बीजेपी प्रवक्ता बता दे कि 4.5 साल हो गया उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कौन सा काम कर दिया है जिसके मुद्दे को वजह करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो उमाशंकर जी, आपके जो नेता हैं और जो इनके साथ आप सहयोग करके, गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो क्या काम गिनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या काम किया है या क्या करेंगे? देखिए प्रमोद जी, काम तो वही गिनाता है जो सत्ता में रहता है। जैसे अखिलेश जी कहे कि अखिलेश जी उनका काम बोलता है, 5 साल सत्ता में रहे, वो अपना बता सकते हैं, लेकिन आज के डेट में बीजेपी को बताना पड़ेगा हमने 2.5 साल तक उत्तर प्रदेश में क्या किया है। शबनम पांडे जवाब दीजिए, उसके बाद अभिषेक वाजपेयी भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अभिषेक भाई आपका भी, लेकिन शबनम पांडे उसके पहले आपका जवाब। सबसे पहले तो बात, अगर कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाएगा, तो उन्हें मैं एक थोड़ा सा उनसे निवेदन है
कि वो फेसबुक खोलें और जाके देखें कि हर सांसद अपने क्षेत्र में लगातार रहा है और क्षेत्र में किए गए कार्यों को और लोगों के साथ सहयोग करते हुए लगातार सभी सांसद उत्तर प्रदेश के आपको दिखेंगे, क्योंकि सभी अपने किए गए कार्यों को और लोगों के सहयोग को, लोगों के साथ को निश्चित तौर पे उस पर दिखाते रहते हैं। तो इसलिए वो जाते रहे थे, जाते रहेंगे और चुनाव के दृष्टि से भी काम करते रहेंगे। अब अगर आप कहते हैं कौन सा विकास कार्य किया है, तो मैं बताना चाहती हूँ, चाहे किसानों का देखिए, क्या 1 रुपए भी किसी सरकार ने किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को इससे पहले दिया था? किसानों को ऋण जरूर दिया जाता था, किसान आत्महत्या जरूर करते थे, लेकिन किसानों के सहयोग में उनसे सम्मान निधि में कोई पैसा जाता था? नहीं जाता था। हम सालाना 6,000 देते हैं। हमने किसानों का बसपा और सपा के समय के गन्ना किसानों का ऋण भी उतारा है, उस ऋण को भी दिया और सबसे ज्यादा ऋण की भरपाई हमने किया है। इन 4 सालों में हमने 1.25 लाख करोड़ का भुगतान किया है, जो कि अगर सपा और बसपा के समय का भुगतान जोड़ भी दिया जाए तो उससे अधिक भुगतान है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कनेक्टिविटी से निवेश का परिवेश बदला है। अगर देखा जाए तो 4 वर्षों में हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, इन्होंने 70 सालों में 2 ही बनाया था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके तमाम 4 एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं और हमारे बहुत से एक्सप्रेसवे ऐसे हैं इन चारों में से जो अभी अंतिम चरण पर है। इन्होंने अगर 70 साल में देखा जाए तो एक एक्सप्रेसवे पूरे 70 साल में उत्तर प्रदेश। ठीक है शबनम पांडे जी, यानी केंद्र की सरकार के काम और उत्तर प्रदेश की सरकार के काम दोनों को आप यहां पर गिना रही हैं। और अब एमपीज को जिम्मेदारी दी गई है कि विधानसभा जो चुनाव है उन चुनावों को आप जल्दी से जल्दी अपने लिहाज से समझिए और योगी को सुपर शक्ति प्रदान करनी है दिल्ली से। अभिषेक, कांग्रेस बीजेपी के इस मंथन पर, चूंकि वो उनकी पार्टी का मसला है तो कुछ नहीं कह सकती है, या हो सकता है आप कह सकते हैं, लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या वाकई अब 2022 के चुनाव के लिए जो सुपर पावर है योगी के लिए, वो ये तमाम सांसद लेकर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश? देखिए, एक सुपर पावर तो योगी जी और उनके पूरी टीम ने मिलकर के पश्चिम बंगाल में भी इसको आजमाया था। पश्चिम बंगाल में क्या दुर्दशा हुई ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और बात जहां तक उत्तर प्रदेश की है तो माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और माननीय अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी 2022 में आने जा रही है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, जिस भारतीय जनता पार्टी को सुपर पावर का दर्जे की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता इस टाइप की बातें, क्योंकि वो व्यक्ति जिन लोगों ने 2022 में सत्ता में जब आए थे तो लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। यहाँ पे तो उनके मंत्री ही अपने भाइयों को रोजगार देने, गरीब दर्जे में जाकर के रोजगार देने की बात करते हैं। जिन माताओं बहनों की इसमें इज्जत बचाने के नाम पे सरकार में आई थी, आज उन महिलाओं की इज्जत तार-तार हो रही है, उसके बारे में कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन बहु बेटियों की बातें करते जो इनके विधायक मंत्री छेड़खानी के आरोप में आए दिन पकड़े जाते हैं, और अपराधियों की साठगांठ तो इनके मंत्री और विधायकों के साथ इस तरीके से है कि इनके विधायक अपने बच्चों को बचाने के लिए थानों पे हमला करके अपने बच्चों को छुड़ा ले जाते हैं। और किस कदर आप बात करेंगे महंगाई की अगर आप बात करेंगे तो आप ये समझ लीजिए आज वो रैंप वॉक करती हुई महिलाएं कहां चली गई इनकी पार्टी की? वो प्याज माला डालती हुई महिलाएं कहां चली गई जो कहती थी कि महंगाई बहुत है? आज राजनाथ सिंह जी सड़कों पे नहीं उतरते हैं। क्यों नहीं उतरते हैं? आज जनता खून के आंसू रो रही है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो उससे हमारे खाद्य पदार्थ भी महंगे होते हैं। क्या किसानों के बारे में इन्होंने सोचा? काले कानून लेकर के आने के बाद क्या हुआ? अभिषेक वाजपेयी, आपने कहा कि मैंने कहा कि बीजेपी को सुपर पावर कहना मुझे शोभा नहीं देता है। जब आपको समझ में नहीं आया तो आपको समझ के टिप्पणी करनी चाहिए। मैंने कहा कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो योगी जी के लिए उत्तर प्रदेश में सुपर पावर बनकर जा रहे हैं, ये संदेश उनको दिया जा रहा है। पहला। दूसरा अभिषेक वाजपेयी, दूसरा, उनके बंगाल में हारने पर जितनी खुशी हो रही है तो आपने कौन सा वहां पर किला फतेह कर लिया है? नहीं, हमें तीसरा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आपकी सरकार बनने वाली है, आपको बहुत शुभकामना।
प्रियंका गांधी को लखीमपुर की महिला दिखती है, बहुत अच्छी बात है, दिखनी चाहिए। और राजस्थान के जो तमाम केसेस हैं कुछ वो भी दिख जाते तो लगता है कि हाँ महिलाओं का सम्मान और कांग्रेस के लिए वो मुद्दे बराबर हैं, बांट बांट कर नहीं है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का अपना मंथन है, उनके सांसदों के साथ उनके अध्यक्ष बैठ रहे हैं। नहीं, आप जवाब ही दे रहे थे। मेरा सवाल यह है कि अगर ये जाएंगे तो क्या कांग्रेस के लिए कोई नुकसान है? ये मंथन करके संदेश लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। जनता के मुद्दों की राजनीति उसकी प्राथमिकताएं हैं। हम रोजगार पे भी बात करेंगे, हम महंगाई पे भी बात करेंगे, हम सुरक्षा के मुद्दे पे भी बात करेंगे, हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। चाहे वो ये बात तो समाजवादी पार्टी भी करेगी, तो दोनों तो एक ही बात करेंगे ना? नहीं, देखिए, आपने पूरे कोविड काल से लेकर के पूरे 5 सालों में अगर मुख्य विपक्षी की भूमिका अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने निभाई है, वो है समाजवादी पार्टी ने निभाई है। वो है समाजवादी पार्टी ने निभाई है। माननीय अजय कुमार लल्लू जी के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए, तकरीबन 500 से ज्यादा उनकी गिरफ्तारियां कर दी गई। तो ये इस बात का प्रमाण है, हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर के सदन तक में हमेशा आवाज उठाई हुई है। तो आप मुख्य विपक्ष की भूमिका यही होती है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े। कह रहा हूं ना अभिषेक भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनोज भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज यादव जो कि प्रवक्ता सपा के हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने निभाई है, आप कह रहे हैं नहीं हमने निभाई है, तो किसने असल में निभाई है? मनोज भाई आप बताइए। मंथन हो रहा है, सांसद अब फील्ड में जाएंगे, अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात होगी, ये तो हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वहां कांग्रेस की अब सरकार बनती दिख रही है अभिषेक वाजपेयी को, क्योंकि मुद्दे भी इन्होंने उठाए, मुद्दे भी इन्होंने गिनाए, जेल भी यही हुआ है। देखिए अतुल जी, जिसकी सरकार बन रही है आज की डेट पे, उसको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मुझे भी आमंत्रित कर लीजिएगा, इतना ही कह सकता हूँ, इसके आगे और कुछ कह नहीं सकता। दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण आता हूँ, अभी हमारी जो बीजेपी की प्रवक्ता महोदया है, हाँ शबनम जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और मैं आज सुबह से इस पे बात भी करना चाह रहा था। आज मैंने अमर उजाला में एक जो बात पढ़ी वो मुझे शॉक कर गई। शॉक ये कर गई कि 7,10,000 किसान, जो किसान सम्मान निधि की बात करती है बीजेपी, 7,10,000 ऐसे किसान हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि का पैसा लिया है। अगर मैं इनको सिर्फ 2 साल के लिए मान लूं, 12,000 रुपए के हिसाब से मान लूं, तो 8 अरब 52 करोड़ रुपए होता है, यानी कि 850 करोड़ रुपए। शबनम जी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर मैं 3 साल का मान लूं कि सरकार ने 3 साल लगातार दिया होगा, तो इसकी कीमत और ज्यादा हो जाएगी, लगभग 12 अरब रुपए से 12 से 13 अरब रुपए हो जा रही है। तो आप ये बताइए कि 12 अरब रुपए बीजेपी ने झोंक दिया, किस लिए? क्या चुनाव जीतने के लिए आपने उन लोगों को, अपात्र लोगों को दे दिया जिनसे आप वोट लेना चाहते थे? अब सरकार कह रही है कि हम उनसे पैसा रिकवर करूंगे। ये जो आपके जिले के तमाम सारे फाइनेंस के अधिकारी होते हैं, उनके जिम्मे ये काम डाल दिया गया। आप कल्पना करके देखो कि षड्यंत्र कितना बड़ा है। कोई सरकार किसी एक संख्या 2,000 अपात्र होते तो ठीक था। 7,10,000 अपात्र किसानों को दे दिया, जिसमें से बड़ी तादाद में 2 लाख ऐसे किसान हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। आप सोचिए इस सरकार ने किया क्या है, षड्यंत्र क्या किया है। अतुल जी, जब हम आरोप लगाते हैं कि ये सरकार बीजेपी कैसे सत्ता बना लेती है, तो इन्हीं हथकंडों से सत्ता बना लेती है। भाई किसी पार्टी के अंदर इतना बूता नहीं है कि वो 1300 करोड़ रुपए जनता को दे दे और इसके बाद बात को ले ले। वोट लेने के बाद ये बात उत्तर प्रदेश में आज का तो सबसे बड़ा मुद्दा। मनोज भाई, ये ऐसा हो गया क्या जैसे आपके पेंशन योजना का खुलासा हुआ था, उसमें भी बहुत सारे अपात्र थे, वो आप कह रहे हैं छोटा आंकड़ा था, उतना तो चलता है, इनका बड़ा है? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि चलता है अथवा नहीं चलता है। बीजेपी ने कहा, जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कहा इतने फर्जी राशन कार्ड बने। हमारी सरकार ने ये बात नहीं कही, इन्होंने ये बताया किसको दिया, किसको राशन कार्ड छीन लिया, ये अलग बात है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन ये तो मैं नहीं, ये सरकार कह रही, जो आंकड़े मेरे सामने आए, ये सरकार की अपनी रिपोर्ट है और सरकार ने जिम्मेदारी दी, तो वो सरकार मंथन करने। शबनम पांडे देखिए, मनोज यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने पैसा देकर वोट बनाने की कोशिश की है और अब उन्हीं से रिकवरी की प्रयास चल रहे हैं।
सांसद जाएंगे तो ये बात वहां पर उनको पूछने पड़ी गई या फिर उनसे पूछा जाएगा? संदेश बहुत सख्त हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे हम सपा के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके का ये लगातार 4.5 साल बैठ के जब हुआ तो ट्विटर पे आरोप ही लगाते दिखे और नकारात्मक राजनीति करते दिखे। लेकिन अगर पूछिए इनसे, चाहे पेंशन योजना रहे, चाहे राशन कार्ड बनाने का रहे, चाहे बेरोजगारी भत्ता रहे, हर किसी में इन्होंने फर्जी लोगों को दिया, लेकिन उसकी जांच कभी सत्ता में रहते नहीं किया। मलाई बांटते रहे, अपने लोगों को दिया, ऐसे लोगों को इन्होंने। मनोज जी, सब्र रखिए, गलतियां आपकी चल रही है, उसके बावजूद सब्र नहीं। मैं जानती हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई। एक तो मनोज जी सुन लीजिए, आपकी बारी में मैं सब्र के साथ सुनी और सुन लीजिए, जो भी तथ्य रख रही हूँ आप ढूंढ लीजिएगा, सभी सच्चे तथ्य हैं। तो पेंशन योजना हो, बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे राशन कार्ड बनाना हो, कहाँ कहाँ गलतियां नहीं की और कहाँ कहाँ अपने लोगों को इन्होंने मलाई नहीं बांट दी। पर एक जांच नहीं करते थे कि सरकार बदनाम होगी। पर हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ प्रशासन द्वारा किया गया एक भी गलत काम को मैं जवाब दूंगा, उसे सामने लाती है और सामने लाके दंडित भी करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया जहां जहां उसका नकारापन दिखा। पर बात यहाँ ये है कि सम्मान योजना के तहत जिस तरीके से किसानों को धनराशि दी गई 6,000 रुपए, आज तक किसानों को हाशिए पे रखा जाता था। एक वो जो 15 रुपए जाते हैं केवल, लेकिन उपाय नहीं ढूंढेंगे क्योंकि वो जो बचे हुए पैसे हैं वो उनकी झोली में जाते हैं। ठीक है, शबनम पांडे जी, मनोज यादव से जवाब लेता हूं मैं। मनोज भाई, शबनम जी का एक कहना है कि आपने तो गड़बड़ी की और उसको छिपा कर भी रखा। अगर इनके दौर में प्रशासन की कोई गड़बड़ी है तो उसका खुलासा भी हो रहा है और फिर रिकवरी भी होगी। देखिए अतुल जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को शबनम जी से कह रहा हूं और आज की मौजूदा सरकार से भी कह रहा हूं, और ये जवाब दें जो भी जिम्मेदार है। अगर मोदी सरकार की इच्छा बिल्कुल साफ थी, योगी सरकार की इच्छा बिल्कुल साफ थी, तो उन जिन पे जिम्मेदारी थी कि वो पात्र किसान को मिले आत्मसम्मान निधि, जो मानक है उनके आधार पे मिले, तो कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया अब तक? एक बात। और अगर अधिकारियों को नहीं सस्पेंड किया जा रहा है और रिकवरी कराई जा रही है सीधे, तो इसका मतलब सरकार की ये सोची समझी साजिश थी कि 1200 करोड़ 1250 करोड़ रुपए बांट दो, वोट ले लो और इसके बाद फिर हम रिकवरी वापस ले लेंगे। ये दो बातें ही हो सकती हैं, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। सरकार कौन सा स्टेप उठाएगी? सस्पेंड करेगी अधिकारियों को? मनोज भाई, अगर ये प्लान होता कि पहले पैसे दे दो वोट ले लो, तो 22 तक उसी प्लान पर बने रहते, उसके बाद तैयारी करते ना। तो मैं कह रहा हूँ ना, उन अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए अतुल जी, उन अधिकारियों को। आ रहा हूँ अभिषेक भाई आ रहा हूँ। उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए ना। अतुल जी, सरकार क्यों नहीं सस्पेंड कर रही है? किसको सस्पेंड करे? आरोप लगाया आपने, अभी तक के साथ मैंने आरोप नहीं लगाया, आज पेपर की खबर है, सरकार का आदेश है, को जवाब देना नहीं आता है। देखिए, आरोप में योगी सरकार ने आदेश पारित किया है, सभी फाइनेंस के जो अधिकारी हैं जिले के, उनसे पैसा रिकवरी करने की बात कही गई है। जांच होती है नियम के अनुसार। ठीक है, शबनम जी और मनोज भाई, आपको मैं रोक रहा हूं। अभिषेक वाजपेयी, मनोज यादव ने आपको अग्रिम शुभकामना दे दी है क्योंकि आप सरकार बनाने वाले हैं। बहुत आभार है, लेकिन मैं अतुल जी एक छोटा सा प्रश्न शबनम जी से पूछना चाहता हूँ। पूछिए। बड़ी देर से किसानों के लिए बात बोल रही हैं, तो मुझे ये बताएं, जो गन्ना भुगतान की बात ये कह रही हैं, उसमें एक क्लॉज है कि अगर 15-14 दिनों के अंदर भुगतान नहीं होता है तो उसके बाद 15% के हिसाब से वो ब्याज लगा करके मिलेगा। कितने किसानों को इन्होंने ब्याज दिया हुआ है, जरा इसके बारे में भी ये बता दें। ये इन्होंने किसी भी प्रकार का जो भुगतान होता है वो कर ही नहीं पाई है, और ब्याज की तो बात ही छोड़ दीजिए। 15% में कितना भुगतान कितने किसानों को किया गया, इस बात का मुझे जवाब दे दे, मैं अभी मान लूंगा कि यहाँ सारी चीजें इनकी हैं। शबनम पांडे, जल्दी से एक जवाब, फिर उसके बाद मैं अभिषेक के पास भी जाऊंगा और उमाशंकर जी के पास भी।
अतुल जी, बहुत ही अजीब सी परिस्थिति देखने को मिलती है। अभिषेक जी उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनके राहुल जी ने उंगलियों पे गिनती गिन के कहा था आपसे जो प्रश्न पूछा उसको बताइए, इधर उधर गोल गोल मत कीजिए, और इधर उधर गोल गोल मत कीजिए। नहीं हुआ, और जहाँ पे 1.25 लाख करोड़ का भुगतान हुआ है, जो कि मैंने आपसे ये सिर्फ शबनम जी गोल गोल मत घुमाइए, मैंने आपसे प्रश्न किया है कि कितना परसेंट आपने ब्याज का भुगतान किया है, आप मुझे यह बता दें, वो भी आपके साथ आंकड़े नहीं है। ऋण माफ किया है। अगर देखा जाए तो हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जिसकी अभी बात हो रही थी, हमने 27,134 करोड़ किसानों में बांटा है। आप किसानों को बाटा मत करिए शबनम जी, मैंने आपसे सीधा सा एक प्रश्न किया। अभिषेक भाई शबनम जी ने उसका जवाब दे दिया है कि बीएसपी और सपा के दौर के भी जो भुगतान थे ना, वो भी सरकार में आते ही 36,000 करोड़ और फिर धीरे धीरे लाख करोड़ से ज्यादा देखिए अब रह गया है वो कुछ हजार का। ये उनका जवाब था। बहरहाल अभिषेक वाजपेयी, मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि प्रमुख विपक्षी दल है, बीजेपी के सांसदों को अब ये अगर भेजे देंगे, उनके अध्यक्ष उनके साथ मंथन करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको किस लिहाज से सरकार मिलने जा रही है, आप सरकार बनाने जा रहे हैं? क्योंकि मनोज यादव का दावा आपसे ज्यादा बड़ा है और ज्यादा पुख्ता है। वो कह रहे हैं कि हमने ही मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई क्योंकि हमें जनता ने मौका दिया था, मुख्य विपक्षी दल जितनी संख्या दी थी। दूसरा कि सक्रिय भी हम भी रहे और हम ही सक्रिय रहे, तो इसमें तो मुझे लगता है कि उनकी सरकार बन सकती है, कम से कम उनके दावे और चांसेस ज्यादा होंगे। देखिए अतुल जी, ये किसी से छिपा नहीं हो और जनता जनार्दन ने सब कुछ देखा हुआ है, किसने काम किया किसने काम नहीं किया हुआ है। और 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां यह बताती हैं कि माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने और हर एक कार्यकर्ता ने सड़क से लेकर के सदन तक कितनी मेहनत की हुई है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, हमेशा से जब इन 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने, माननीय प्रियंका गांधी जी ने और हर एक कार्यकर्ता ने सिर्फ जनता के मुद्दों पे बात की है। कांग्रेस पार्टी ने रोजगार के मुद्दे पे भी बात की और प्राथमिकता से हर एक मुखर होकर के हर एक व्यक्ति के पास जा करके उसको बताया हुआ है। और जाकर के महंगाई पे भी हमने प्रदर्शन किया हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हमने प्रदर्शन किया हुआ है, हर किसानों के लिए भी हमने प्रदर्शन किया हुआ है। हमारा गठबंधन जनता के साथ हो चुका है और यही जनता जनार्दन पूरी कांग्रेस पार्टी को प्यार देने जा रही है, आशीर्वाद देने जा रही है 2022 में। आपको याद दिला दूं कि कोरोना काल में 10 लाख से ज्यादा किटें बांटी गई थी सेवा सत्याग्रह के नाम से, जो कि गांव के गरीब लोगों तक में पहुंचाई गई। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सैनिटाइजर की व्यवस्था करा करके गांव देहात एरिया में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था माननीय प्रियंका गांधी जी ने करवाई। हर जगह पे हमारे कार्यकर्ता जागरूक होकर के प्रखर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जनता भी उनको अपना प्यार और आशीर्वाद दे रही है। ठीक है उमाशंकर जी, आपके लिए चुनौती यह है कि आपको एक बड़ी पारी खेलने के लिए बड़ी तैयारी करनी है। बीजेपी एक बड़ा दल है, उनकी अपनी रणनीति है, वो अपने सांसदों को भेजेंगे, योगी जी के लिए और मजबूती वो तैयार करेंगे, जमीन मजबूत करेंगे, ये उनका काम है। लेकिन आपको अपनी जमीन को और एक और नेता जिनकी यहां पर अभी कोई जमीन नहीं है, उस जमीन में उनको भी एक हिस्सा देना है, तब आपकी सरकार बन सकती है। या आप उस भूमिका में आ सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी वो आप तय करेंगे। इसमें आप लोगों को नहीं लगता है कि बहुत पीछे हैं आप लोग अभी फिलहाल, या सिनेरियो पूरा बदल जाएगा? प्रमोद जी जरा इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी बात को जरा सुनिएगा कि जब यही समाजवादी पार्टी 2012 में थी, जो बहन शबनम पांडे जी कह रही थी कि हम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए पूरे साल का हम किसानों को दे रहे हैं, इसके बल पे हम जीतेंगे, लेकिन यही समाजवादी पार्टी 600 रुपए समाजवादी पेंशन देती थी, यानी 1272 7,200 रुपए हर किसान को मिलता था साल का। दूसरा, जो युवा पीढ़ी थी, जो 12वीं बच्चा पास होता था, उसको लैपटॉप देते थे, उन्होंने रिवरफ्रंट बनाया, लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया। जब यही समाजवादी पार्टी इतना काम करने के बाद जब जनता इनको उखाड़ फेंकी है, तो 2017 में सोचिए कि भाजपा की स्थिति क्या थी। भाजपा इधर से भटक रही थी। जब यही माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर से जब गठबंधन हुआ है, तब भाजपा का चला, और भाजपा ने कहा क्या था
भाजपा ने यही कहा ना कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम गुंडा राज खत्म करेंगे, यही बात सभा के लिए कहते थे ना, हम राम राज लाएंगे। लेकिन प्रमोद जी जरा इस बात को ध्यान रखिए, वहां कमलम पांडे जरा पूछिए जो जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ है 4 महीने का, जो ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन हुआ है, ये सारे 4 साल जो बदमाश थे, जो गुंडे थे, वह कहाँ चले गए थे? और यही सारे 4 साल आए इलेक्शन, तो आप बता दीजिए, आप मऊ की घटना बता दीजिए, आजम की घटना बता दीजिए, जो शंकर भाई, आपने कहा कि आपके नेता के आने से उनकी सरकार बन गई, तो आपके नेता के जाने से क्या सरकार गिर गई क्या उनकी? नहीं, गिरी नहीं, आज गिरने का वो नौबत आ गई। इस बात को तो आप ध्यान रखिए, यही महंगाई की बात कर रहे थे, तब तो उनको महंगाई ज़्यादा लग रही थी, अब महंगाई क्या हो गई? अब महंगाई तो उनकी रिलेटिव यानी मोची लगने लगी है क्या? आज सोचिए गैस की उस समय हालत क्या थी, गैस 700 में मिलती थी, आज गैस की हालत क्या हो गई? आज सिलेंडर जो 950 रुपये का हो गया, तो महंगाई तो अब बीजेपी सत्ता में आ रही है, अभी इलेक्शन में आ रहे चुनाव में, तब उसको जनता बताएगी। और प्रमोद जी उनसे पूछिएगा, एक कोरोना काल में जितना उत्तर प्रदेश में मिसमैनेजमेंट था कोरोना को लेकर के, वैसा कहीं नहीं था। जरा उस कमलम पांडे से इस बात को पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नागरिक है जिसका रिलेटिव, जिसका रिश्तेदार या घर का या बाहर का किसी ने नहीं खोया हो, या उस कमलम पांडे से इस बात को पूछे, तो इनके सांसदों को, इनके विधायकों को जनता तो याद कर रही है, वेट कर रही, इंतजार कर रही है कि आप आ जाइए 2022 के इलेक्शन में, तब हम आपको बताते हैं। ठीक है, शबनम जी इसका जवाब देंगे, उसके पहले मनोज भाई के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा सुर्खियों के लिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनोज यादव, सवाल इस बात का है कि बीजेपी अपने सांसदों के साथ मंथन करेगी, आप कहेंगे कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपके नेता तंज कस रहे हैं कि दुर्दशा वाला हाल हो गया है प्रदेश का और दिल्ली में मंथन हो रहा है। उसके अलावा लखनऊ और दिल्ली में दूरी बढ़ गई है, ये तो बीजेपी के लिए हो गया, आपको उनसे लड़ाई लड़नी है, लेकिन साथ में आपको कांग्रेस से भी लड़ना है। वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी लखनऊ से या उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है, उनका एक एक कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पर है और वही मुख्य विपक्षी दल है। लड़ाई वो बीजेपी से लड़ेंगे, जो सांसद आएंगे तो जवाब उनके कार्यकर्ताओं के जरिए आम जनता कांग्रेस को देगी। देखिए, मैं जो महसूस करता हूं अतुल जी कि चुनाव 2022 का स्पीड पे होना चाहिए, सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए, स्पीड। कितनी तेज गति रही काम की, क्योंकि हमने वादा किया नहीं था कि हम डबल इंजन की सरकार बनने जा रहे हैं, हमारी तो सिंगल इंजन की सरकार थी। क्या वो गति उत्तर प्रदेश को मिल पाई जो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद फिर अब वो 4 इंजन की सरकार हो गई? मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी के पूर्णता उत्तर प्रदेश में बैठ चुके हैं। तो 4 इंजन की सरकार की गति क्या है, काम करने की सोच क्या है, और उस मोटिवेशन के साथ क्या जनता के बीच में है कि नहीं? मैंने सिर्फ किसानों का एक मुद्दा उठाया है। अगर इसकी जांच होगी तो निश्चित तौर पे दोषियों के बारे में, अब जब रिकवरी भी अगर हो जाएगी 1200 करोड़ रुपए की, तो निश्चित तौर पे सब सामने आ जाएगा। उसमें लगभग 40,000 अकाउंट ऐसे हैं जिनका ना कोई अता है ना पता है, सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। तो ये कौन कर सकता है? आम जनता इतना तो नहीं काम करेगी। निश्चित तौर पे वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनाए गए थे, दिए गए थे, खैर उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन अब मैं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की जनता जो डिमांड कर रही, जो मांग कर रही, मैं हर दिन बाहर रहता हूं, टीवी के अलावा क्षेत्र में रहता हूं, तमाम सारी जगहों पर जाता हूं, लोगों की ये उम्मीदें नहीं थी बीजेपी को लगी। लोग सोचते समाजवादियों से तेज गति में काम करेंगे, अच्छा काम होगा। जो काम समाजवादी पार्टी 1 साल में करती है, बीजेपी 7 और 8 महीने में काम कर देगी। लेकिन सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। बीजेपी सिर्फ एक मुद्दे पे सफल रही है, भावनात्मक रूप से लोगों को विकसित करने की। भावनाएं जरूर लोगों की अच्छी रही, कोई मंदिर बन के खुश हो गया, कोई तमाम सारे और भावनात्मक चीजों में खुश है, 370 हट गई। मंदिर बनने से आप खुश नहीं है क्या मनोज भाई? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे कुछ दैनिक जीवन के कार्य भी है ना। नहीं, दैनिक जीवन के कार्य के तो अलग है। आपने पहला उदाहरण मंदिर का ही दिया, आप कह रहे हैं कि मंदिर, वो तो उनका चुनावी एजेंडा था भाई, तो उसमें भावनाएं उन्होंने कहां पे उठा दी, बढ़ा दी? उस भावना का तो उन्होंने सम्मान किया ना, कोर्ट के जरिए फैसला आया, उनके रहते हुए निर्माण हो रहा और यही उनका चुनावी दावा था। तब तो आप कहते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे।
अरे ठीक है, वो भी सवाल जायज था ना, तभी तो बीजेपी बार बार बुनाती थी, तो हम सवाल तो पूछना हमारा धर्म है, कोई पूछे ना पूछे वो अलग बात। 4 से 5 बार मैं 5 कोसी परिक्रमा मंदिर अयोध्या में कर चुका हूं। अब इसके आगे मैं और कोई जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं राजनीति में जब धर्म को लेके आऊंगा ना, तो बीजेपी की वो सबसे बेहतरीन फील्ड होगी। मैंने ये कहा जो 90% काम है, चलो 10% मैं मान लेता हूं राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह के मुद्दों की बात होगी, लेकिन 90% मुद्दों पे बीजेपी पूर्णतः फेल रही है, और उस फेलियर की सजा बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। हम किसी के सहारे नहीं है, हम जमीन पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और उन सारी चीजों को जनता के बीच में ले जाएंगे जो बीजेपी ने वादे किए थे और जो नहीं पूरे किए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी निश्चित है, आप अगर यूएन में जाके अपने संगठन की बैठक करें तो समाजवादी पार्टी की बिल्कुल मत्थे पे कोई बल नहीं पड़ने वाला। हम अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरीके से और पूरी ताकत के साथ लगेंगे। मनोज भाई देखिए, ये आपने बात तो अच्छी कही कि कोई पार्टी कहां मंथन करती है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता तो इतनी जल्दी आपके नेता ट्वीट नहीं कर देते ना, फर्क तो है शायद कुछ। नहीं बिल्कुल देखिए, ट्वीट इसलिए करना है, बीजेपी एक आडंबर सा बनाती है, एक वैक्यूम बनाने की कोशिश करती है कि देखो हम बैठक कर रहे हैं और अभी हम ऑल इज वेल कर देंगे। क्या हुआ बैठक से उत्तर प्रदेश में? क्या अरविंद शर्मा जी को पद मिल गया? क्या विस्तार हो गया? क्या या जो बैकवर्ड और दलितों की प्रॉब्लम थी, तमाम सारे उन लोगों की प्रॉब्लम थी जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, किसानों ने वोट दिया था, क्या उनकी प्रॉब्लम का समाधान हो गया? क्या नहीं हुआ? अच्छा, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को बधाई मैंने दे दी, अब इससे बड़ी बात क्या कर सकता हूँ। अगर मैं ये तो कहूंगा नहीं कि मुझे कैबिनेट में रख लेना, मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ इस बार। अभिषेक वाजपेयी जी देखिए, बिल्कुल हमने उनकी बधाई स्वीकार भी की हुई है, और लेकिन बात यहाँ पे आप कितना भी चाहेंगे लेकिन हम मुद्दों से नहीं भटकेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक ध्येय है कि सिर्फ मुद्दों की राजनीति करेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा हो। हम गैर मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे, हम जनता के प्रश्नों को पूछेंगे भी और बार बार पूछेंगे। मनोज यादव की पार्टी गैर मुद्दों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी लाठी डंडे चलवाए चाहे कट्टा बम चलवाए, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम रोजगार पे बराबर बात करेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बराबर बात करेंगे, हम किसानों के मुद्दे को बराबर उठाएंगे। किसानों के मुद्दे के लिए इन्होंने खास बात कही थी संकल्प पत्र में अपने कि ब्याज मुक्त फसली कर्ज देने का वादा किया था, वो भी नदारत है। लघु सीमांत किसानों को कर्ज माफ करने का वादा किया था, वो भी नहीं हो पाया था। तो बहुत सारी चीजें। मनोज यादव को जवाब देना चाहते हैं आपको अभिषेक भाई? मनोज यादव बहुत संक्षेप में। मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कहीं सरकार नहीं है। हमारे 2 विधायक महाराष्ट्र में हैं जो वहां की गठबंधन की सरकार में शामिल हैं, तो 2 विधायकों की कौन सुनता है ये भी तो पता है। 4 विधायक वाले हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं, इनकी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन कांग्रेस के पास कई स्टेट में गवर्नमेंट है, जो पेट्रोल डीजल पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, निश्चित तौर पे कांग्रेस की जगह अगर समाजवादी पार्टी की किसी स्टेट में से गवर्नमेंट होती तो हम अब तक बीजेपी को ये करके दिखा देते, या तो हम अपना जीएसटी कम करते या तो हम कोई ऐसा प्रयास करते जिससे कि बीजेपी को प्रेशर। बड़ी बात कही अभिषेक भाई, मनोज यादव ने कम से कम स्टेट जितना कर सकता है और आपकी सत्ता किसी स्टेट में है तो वहां पर तो आपको करके दिखाना चाहिए। सिर्फ मुद्दा उठाएंगे, लाभ जनता को नहीं पहुंचाएंगे, इसका जवाब आप बाद में दीजिएगा। शबनम पांडे को मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूं। शबनम जी, आपने सुन लिया, आपकी रणनीति, आपके मंथन से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन समय बीत चुका है, ये तंज कसा गया है। विपक्ष बहुत मजबूती के साथ आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। सिर्फ विपक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि कांग्रेस है जिसकी सरकार बनने जा रही है। राजभर साहब और ओवैसी साहब पहले ही सरकार बनाने का पूरा खाका तैयार कर चुके हैं। बसपा शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पे सबके माथे पे पसीने आ गए हैं ये सोच के कि फिर से एक चुनाव है, क्योंकि लगातार अगर 2014 से देखें तो ये सारी पार्टियां चुनाव हारती चली आ रही हैं। लगातार जनता को कह रही हैं कि जनता भावनाओं में आके दे गई। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता भावनाओं में आता नहीं, जनता को काम दिखता है, योजना उनके द्वार तक पहुंचा दिखता है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आकांक्षाएं और आशाएं पूरी होती दिखती है, इसलिए जनता हमारे को सहयोग कर रही है और लगातार आपको हार का मुंह देखना पड़ रहा है।
और अगर अभिषेक जी कहते हैं मुद्दों पे बात करते हैं, तो अभी मुद्दों पे महाराष्ट्र में बात कर लीजिए। मुंबई में लगातार आपकी सरकार रही और मुंबई बरसात आते ही वहां की गाड़ियां तैरने लगती हैं, बोट बन जाती हैं, पर आपकी सरकार कोई काम नहीं करती है। राजस्थान में जाइए, बलात्कार होता है तो मुख्यमंत्री कितनी तेजी से काम करती है यह भी देखिए। आपके और सपा की यहाँ उत्तर सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरीके से नहीं कि 5 बार गड्ढा भरो आंदोलन चलाएंगे और आज तक सड़कें बनने के बाद मुंह खोल देती है कि कैसे गड्ढे वापस से लाने हैं। क्योंकि पूरे विपक्ष को मुंह की खानी पड़ रही है। ताशा में इसलिए शांति से सुन लीजिए, मैं आप लोग की बौखलाहट समझ रही हूँ। नहीं, बौखलाहट नहीं, ये तो आपकी जिज्ञासा है कि आप अपनी जिज्ञासा साफ नहीं कर पा रही हैं। जी सुन लीजिए। और जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी, आप बताइए कि आपकी नेता प्रियंका जी कितने महीने उत्तर प्रदेश में आके टिक चुकी है। वो तो फ्लाइट से आती है, टूरिज्म करती है और फ्लाइट से चली जाती है। उत्तर प्रदेश में रहना उन्हें पसंद नहीं है। तो आप उनके सिपाहियों से तो परेशान है। समय पूरा विपक्ष प्रियंका जी, कहीं पे जा माननीय प्रियंका गांधी जी के सिपाहियों से तो आप परेशान है। अभी तो प्रियंका जी जब आती तब तो आपके पैरों तले जमीन गायब होने लगती है। सड़कों पे दिखता था, सेवाई संगठन से जनता के साथ खड़ी रही। और किसानों की बात उमाशंकर जी कहते हैं कि 600 रुपए मिलता था। मैंने तो कोई किसान सम्मान योजना 600 रुपए का नहीं सुना है। अगर फर्जी आपने सुना होगा सपा के समय, तो किसान आपकी बातों का जवाब खुद देगा कि उस समय उसे क्या मिलता था। और शायद यही जवाब था कि लगातार 14 से लेके अब तक हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि इनके परिवार केवल समृद्ध होते रहे, लेकिन जनता का परिवार वैसे के वैसे हाशिए पे रहा। और हमने जो भी वादा जनता से किया, माफिया राज हटाने की अगर बात की, तो आज मैं गर्व से कहती हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं के कब्जे से हटाया गया है। ऐसे माफियाओं को आप संरक्षण देते थे, आज उन्हीं माफियाओं को जब उस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सरकार का कामकाज, सरकार के जो सांसद है वो केंद्र की योजनाओं के साथ साथ प्रदेश सरकार ने क्या किया है और योगी जी को कैसे मजबूत करना है, फिर से लाना है, इसके बारे में फील्ड में जाकर लोगों से संवाद करेंगे। उमाशंकर जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। सवाल इस बात का है कि एक तरफ आप भी कह रहे थे, किसान नेता भी लगातार ये बात कह रहे थे, मनोज यादव की पार्टी से लेकर अभिषेक भाई की पार्टी से लेकर सब लोग ये कह रहे थे कि इनके जनप्रतिनिधि गांव जा नहीं सकते, इनके जनप्रतिनिधि, इनके चुने हुए जो सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र नहीं जा सकते। इतना आक्रोश है। अगर इतना आक्रोश है तो इनकी पार्टी तो बाकायदा उनको संदेश के साथ भेज रही है। बड़ा विपरीत सा लग रहा है। तो संदेश के साथ भेज रही है अतुल जी, लेकिन उसको पीछे वही गए क्या? कोरोना काल में जितनी मौतें हुए हैं, किसी सांसद विधायक किसी के दरवाजे पे गया क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले हफ्ते कि कोई टंडन जी है, भाजपा के सांसद जी है, गए थे, किसानों ने क्या हालत करके उनको भेजा था जो है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिनकी स्थिति है, किसान आंदोलन जिस मूवमेंट से चल रहा है, अगर एक भी सांसद बीजेपी का विधायक वहां चला जाए तो वहां स्थिति को वहां रहना नहीं देंगे वो किसान जो है। और पूर्वांचल की तो आप स्थिति रहेंगे, तो इसलिए मत कहिए जो है। और यह बीजेपी जो आप पिछले बात कर रहे हैं, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा 4.5 सालों में पिछड़ों की बात उठाते रहे हैं। और यह बीजेपी सम्मान देने की बात कर रही है। आज पिछले बजट को आप देख लीजिए, वह नारी को कहती है 5000 रुपए हम रोजगार सम्मान निधि देंगे, विश्वकर्मा को देती है हम 5000 रुपए सम्मान निधि देंगे, कनौजिया को कहती है हम 5000, यानी 5000 में आप बताइए कि नारी का बेटा यानी जो बाल यानी सैलून चलाता है, वह बाप भी अगर सैलून चलाया है तो बेटा भी सैलून चलाए। विश्वकर्मा का बेटा जो है अगर बल्कि किया है, बाप ने किया है तो बेटा भी करता रहे। और कनौजिया का बेटा बाप ने जो किया है अपने स्त्री, 5,000 रुपया सम्मान निधि दे रहे हैं। ये हाथी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा कि माननीय प्रकाश राजभर ने जो बात कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में जो जरूरत है समान शिक्षा की है, जो डिफरेंस होता जा रहा है कि जो अमीर का बेटा अमीर होता जा रहा है, गरीब का बेटा गरीब होता जा रहा है, उसके लिए समान शिक्षा लागू होनी चाहिए और रोजगार पूर्ण शिक्षा लागू होनी चाहिए। और गरीबों का जो घरेलू बिजली बिल है वह माफ होना चाहिए। और सामाजिक न्याय समझिए, जो 2018 से माननीय नेताजी जब मंत्रालय मंत्री थे तब उन्होंने पास करके
रखा है और यहाँ तक जो अल्पसंख्यकों का हक लूटा जा रहा है तो हम उसको लागू कराने का काम करेंगे। तो हम चाहेंगे कि 2022 में आएंगे तो इन सब बातों को हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, ठीक है, जब आप आएंगे तब आप ये सब करेंगे। अब जनता आपको करने का ये मौका देगी कि नहीं देगी तो जनता पर ही है और आपको जनता के बीच में रहना है, आप लोग हैं भी। अभिषेक, फाइनल कमेंट आपका, बीजेपी किस रणनीति पर चल रही है और उनके सांसद जाएंगे तो कितना मजबूत कर पाएंगे वो अपने क्षेत्र के जनता के जरिए योगी जी को, वो तो बीजेपी की रणनीति है। लेकिन मनोज यादव ने कहा है कि अगर बार बार आप कह रहे हैं कि मुद्दों की बात आप करते हैं, मुद्दों पर आप टिके रहते हैं, तो सारे मुद्दे और सारे मुद्दों का हल उत्तर प्रदेश में ही आपको आकर याद आता है। जहां जहां आपकी पार्टी की सरकार है वहां पर भी कुछ मुद्दे हैं, उनका हल निकालते तो लगता कि यहाँ की जनता को भी कि नहीं कांग्रेस को मौका मिलेगा तो हमारे इन मुद्दों का भी हल निकल जाएगा, या सिर्फ मुद्दे उठाएंगे हल नहीं निकालेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल जो मनोज भाई ने अभी जो बात कही है मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं उस बात का। और इसके बारे में प्रपोजल एक जा भी चुका है, माननीय प्रियंका गांधी जी ने उस पर बाकायदा चिंतन किया हुआ है, माननीय राहुल गांधी जी ने भी चिंतन किया हुआ है और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों ने चिंतन करके इस चीज को प्रपोजल के तौर पे आगे भेजा हुआ है और जल्द ही आपको एक खुशखबरी सुनने को भी मिलेगी। चाहे हमारे कांग्रेस शासित जहां जहां पे भी राज्य हैं वहां पे आपको टैक्सेशन में छूट दे करके आपको दिखेगा कि महंगाई जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ के जो टैक्सेस हैं उसमें आपको कमी दिखेगी आने वाले दिनों में, जल्द ही आपको दिख भी जाएगी। मतलब चुनाव का इंतजार कर रहे थे, प्रपोजल बनाने में देर कर दिया आपने। नहीं, मतलब लेट प्रपोजल बनाना था आपको, जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तब आप प्रपोजल देंगे, जैसे इलेक्शन में बोला जाता है कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। देखिए, हमने तो प्रपोजल बनाया भी है, भारतीय जनता पार्टी की सब जगह सरकार है, वहां पे कितनी जगह प्रपोजल बना है, इन लोगों ने तो प्रपोजल तक नहीं बनवाया है। वो बात अलग है, अभी कुछ टाइम बाद चुनाव जैसे ही आ जाएगा तो रैम वॉक करती हुई इनके यहाँ से महिलाएं आएंगी और प्याज और शायद आलू गोभी टमाटर भी लेकर के साथ चल देंगी। तो इनको जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं है। हम तो फिर भी कहेंगे कि अभी भी बचा हुआ समय है, योगी जी जाग जाए और जनता के बारे में सोचें। अगर सोचेंगे नहीं तो जो गांवों में इन्होंने अभी लाठी डंडा और कट्टा बारूद बम के मार्फत सत्ता हासिल करने की सोची है, इस तरीके से जनता झेल नहीं पाएगी ज्यादा दिन योगी जी को। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है, कांग्रेस की बयार आने वाली है और लहर चलेगी, घर घर आंधी के तौर पे चलेगी। इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं। मनोज भाई सुन लिया आपने, आंधी आने वाली है, कांग्रेस की बयार बहने वाली है और प्रपोजल तैयार कर लिया है। देखिए, अगर आप लोगों ने कोई प्रपोजल तैयार किया मनोज भाई? देखिए, हमारे पास सत्ता ही नहीं किसी स्टेट में, तो हम क्या प्रपोजल तैयार करेंगे। लेकिन अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके बीजेपी की जितनी सरकारें हैं उन सब पे दबाव बनेगा और दबाव बनने पे जनता को लाभ मिलेगा। उसके लिए मैं उनको फिर अग्रिम बधाई देता हूं। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पूर्ण रूप से परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है आप बिलीव नहीं कर सकते। अभी जो एक बात कही अभिषेक जी ने कि कट्टा बंदूक और बारूद और हथियार से चुनाव लड़ने की तैयारी की बीजेपी सोच रही है, तो आम आदमी जानते। अभी मैं गया था, मैं अपने बच्चे के लिए ड्रेस लेने गया था स्कूल की, और तो वहां पे एक दुकानदार मुझसे कह रहा था, भैया ये लोग तो किसी भी तरीके से जीत लेंगे, जैसे ब्लॉक प्रमुख की चुनाव, वो हमारा वोटर नहीं था भी, मतलब उसने कहा हमने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन वो ये आशंका जता रहा था कि जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उस तरह से बीजेपी फिर अगर करेगी तो आप लोग कैसे चुनाव जीत पाओगे। ये बात उसने कही। वो भी प्रसन्न नहीं था क्योंकि उसकी एक शॉप थी, वो परेशान था। तो जनता उत्तर प्रदेश की त्राईमान है, तो मैंने उनको एक फार्मूला बता दिया, वो टीवी पे मैं नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले समय में जरूर बताऊंगा कि कैसे चुनाव हमको 2022 का लड़ना है और जनता को कैसे। ठीक है मनोज भाई, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूं अलग से, वो फार्मूला मुझे बताइएगा, टीवी पर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आपका पब्लिक फोरम का फॉर्मूला है वो आपको एक एक आदमी को कान में बताने का शायद मौका नहीं मिल पाएगा, वो बड़ा प्रदेश है, तो आपको उसको डिस्क्लोज तो करना ही होगा ना मनोज भाई। देखिए, वो हमारा संगठन है, जो हमारा संगठन है बूथ से लेके और जितना भी माइनर लेवल तक कार्यकर्ता है उसको वो बात बतानी जानी है और उसको उसके माध्यम से जनता तक, यानी टीवी पे बैठ काल से वो बात। ठीक है शबनम जी, आपकी रणनीति है ओपन में जाकर आपके सांसद जनता से संवाद करेंगे। अभिषेक भाई ने प्रपोजल अन्य राज्यों के लिए बनवा दिया और यहां सरकार बनी तो सबसे पहले यहीं पर लागू हो जाएगा।
सुभाषपा का पक्ष आपने सुन लिया और मनोज भाई का फॉर्मूला भी आपको पता चल चुका है, जो कि हिडन है लेकिन फॉर्मूला बन चुका है, ये आपको पता चल गया है। क्या है वो चुनाव में पता चलेगा। अब आपको लगता है कि हां, जो तमाम बातें कही जा रही थी कि आपके जनप्रतिनिधि जनता के बीच जा नहीं पाएंगे, मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इतने मुद्दे हैं, कोरोना काल के, किसान आंदोलन के, महंगाई के, तमाम चीजें, तो आखिर कौन सी रणनीति पर आप इन लोगों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय से जब संवाद होगा तो उससे कौन सा बड़ा संदेश निकलेगा? देखिए अतुल जी, निश्चित तौर पे ये विपक्ष जो भी आरोप लगाते रहे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता लगातार इन 4.5 सालों पे ग्राउंड पे रहे, जनता के संपर्क में रहे और इसका रिपोर्ट कार्ड हमारा इलेक्शन है। भले ही इलेक्शन जीतने पे कभी ये कह दे कि हम ईवीएम से जीत गए, लाठी डंडा से जीत गए, जो मर्जी ये आरोप लगा दे, जो मर्जी ये मनगढ़ंत बातें बना ले, लेकिन जनता जानती है, जनता के आज भी सबसे पहली अगर पसंद है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जनता को आज अंतर मालूम हो रहा है। पार्टी में डिफरेंस उन्हें पता चल रहा है कि हम कहते थे और हमने वो कर दिखाया है। निश्चित तौर पे मैं कहूँगी जो प्रपोजल अभिषेक जी ने बनाया है, प्रियंका जी को दे दे, और किसी ने मनोज जी ने नहीं किया, किसी की साड़ी नहीं खींची बनाया है, जाके कान में अखिलेश जी के कह दे। पार्टी भी डिफरेंट आप है, बिल्कुल सत्य है, बनाया है जिससे कि आप बार बार हारते चले जा रहे हैं, वो फॉर्मूला उन दोनों के कान में बता दे। जनता के कान में बताने की जरूरत नहीं है। जनता को विकास चाहिए, जनता को फॉर्मूला और प्रपोजल नहीं चाहिए। जनता आज प्रसन्न है और हमारे सांसद, विधायक, कार्यकर्ता और तमाम जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो लगातार ग्राउंड पे हैं, जनता के बीच है और ठीक है, हम बना रहे हैं वो। चलिए, अब किसका फॉर्मूला, किसका प्रपोजल या किसका संदेश काम आएगा, ये तो जनता के बीच जब आप जाएंगे और चुनाव जब नजदीक आ चुका है, चूंकि बहुत करीब है, तो जैसे जैसे आपकी रणनीति का खुलासा होगा तो जनता भी उसको परखेगी। बहुत शुक्रिया मनोज भाई आपका, अभिषेक भाई आपका, उमाशंकर जी आपका और शबनम पांडे आपका भी। तो मंथन होगा, चिंतन होगा और वहां से जनप्रतिनिधियों का प्रस्थान होगा। उत्तर प्रदेश में जाकर, लोगों के बीच में जाकर केंद्र के काम, केंद्र सरकार के काम, भविष्य की योजनाएं और योगी सरकार के कामकाज का आकलन करने के साथ साथ जनता से एक बार फिर से योगी जी के लिए मौका मांगने की अपील की जाएगी, ये बताते हुए, जताते हुए कि दरअसल जो इस सरकार ने किया वो पिछली किसी सरकार ने नहीं किया, और अगर एक बारी और इस सरकार को खेलने की मिलती है, एक बार फिर इस सत्ता में काबिज होते हैं, तो बहुत कुछ और बड़ा परिवर्तन इस प्रदेश का दिखाई देगा। नमस्कार।